एक विधान पार्षद को जीतने के लिए कम से कम 21 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। तो वोटों की संख्या को अगर हम देखें तो जदयू के पास सबसे कम विधायक हैं और उनकी सीटें ज़्यादा खाली हो रही हैं। जदयू अपने अगर 4 को जिताना चाहेगा तो वो नहीं जिता पाएगा। अगर भाजपा के 3 विधान पार्षदों को जीतना है तो भाजपा के पास सफिशिएंट वोट है, वो अपने विधायकों को जिता लेगा। भाजपा और जदयू के बीच अगर कोई बात बने तो जदयू को 1 सीट कम करना पड़े या 2 कम करना पड़े, ये एक बहुत बड़ी बात है। राबड़ी देवी को चुनाव जीत कर जाना एकदम तय है, चूंकि विधायकों को चुनना है, उनकी संख्या बड़ी है तो राबड़ी देवी चुनकर जाएंगी ही। हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन को भी माना जा रहा है कि वो चुन कर जाएंगे। असल में जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि उनको इस बार लोकसभा की सीटें कुछ ज़्यादा मिल जाए, या उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, क्या वो राजद के उस पाले में चले जाएं जब राजद ने कहा था कि खेला होगा और जीतन राम मांझी उसके टारगेट थे। तो अगर उनको 20 विधायक मिलेंगे तो देखना होगा कि अगले चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जीतन राम मांझी की पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं कि उनको 20 विधायक मिल जाए। उनके कार्यकर्ता इस उम्मीद में है कि शराबबंदी को वो बंद कर देंगे। औरंगाबाद चूंकि भाजपा का गढ़ है, वहाँ से भाजपा के सांसद जीतते रहे हैं, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार में ये दिखाएंगे कि बिहार के लिए वो बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लाइव बिहार पर हम रोज आपको दिखा रहे हैं खबरों के पीछे क्या कुछ राजनीतिक हलचल है, क्या कुछ सियासत में होने वाला है, हम लगातार आपको बता रहे हैं और आज फिर से बताएंगे बिहार में क्या कुछ नया होने वाला है राजनीति में लेकर। लेकिन उससे पहले आपको हम बताते हैं बिहार में जो खबर रही है प्रमुखता से क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले आपको हम विधानसभा से बताएंगे। विधानसभा के जो चल रहा है बजट सत्र, उसमें सबसे पहले जो खबर आई है वो विधान परिषद की है। एमएलसी की सीटों के लिए जो है चुनाव होना है इस बार। तो दूसरी तरफ विधानसभा में उपाध्यक्ष की कुर्सी पर जदयू के नरेंद्र नारायण यादव जो है अब निर्विरोध रूप से चुन लिए गए हैं। तो दूसरी तरफ खबर जो है वो है जीतन राम मांझी से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी अपने पार्टी की तरफ से पंचायत कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, जिसके बाद उसमें बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन एनडीए के बहुमत के दौरान, यानी कि नीतीश कुमार के फिर से शपथ के दौरान, वो अपने 4 विधायकों का समर्थन देकर नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाया है। उन्होंने बताया है कि हम बहुमत साबित करने के दौरान अगर 4 नहीं होते तो सरकार गिर जाती। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर हमारे विधायकों की संख्या बढ़ती है तो आने वाला समय में बिहार में जो शराबबंदी लागू है उसे वो खत्म कर देंगे। इसके अलावा जो खबर है वो विधान सभा के अलावा भी जो खबर है वो है स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ। जी हाँ, स्वास्थ्य को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आईजीएमएस में दौरा किया है, वहां वृक्षारोपण किया है। उसके बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा है कि अब जो है यहाँ पूरी तरीके से सभी लोगों का मुफ्त इलाज होगा। इसके अलावा बिहार में जो मौजूदा समय में राजनीतिक हालात पक्ष और विपक्ष के दिख रहे हैं उसको लेकर भी है, और वो है तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा से। लेकिन जन विश्वास यात्रा से पहले आगामी 2 मार्च को पीएम मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 मार्च यानी कि बिहार में एनडीए की सरकार द्वारा बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं और औरंगाबाद में वो बड़ी रैली करेंगे। तो दूसरी तरफ जन विश्वास यात्रा समाप्त करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 मार्च को महारैली करने का ऐलान कर चुका है। तो बिहार में क्या कुछ होगा राजनीतिक हलचल के साथ साथ इसके पीछे की राजनीति का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, आगामी चुनाव में क्या कुछ बिहार की राजनीति में असर पड़ेगा, उसी के बारे में आपको हम रूबरू कराएंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। तो सबसे पहले विधान परिषद और विधानसभा बजट सत्र चल रहा है, उसके बारे में खास करके क्या कुछ है? असलम अब्बास जी, हम आपको एक तो आपके उसमें एक सुधार करना चाहेंगे। बिहार विधानसभा से जो खबर आई है, बिहार विधान परिषद से जो है 11 सीटों पर चुनाव होने वाला है। खबरों के पीछे की जो खबर है, जैसा कि आप कह रहे थे, बिहार विधानसभा में ये खबर आई है, बिहार विधान परिषद से क्षमा करें, कि 11 सीटें जो खाली हो रही हैं एमएलसी की, उस पर चुनाव होने वाला है। महत्वपूर्ण बात है कि एमएलसी की जो चुनाव होने वाली है उसमें हाई प्रोफाइल ये चुनाव है। इस पर चूंकि नीतीश कुमार खुद उनका सीट खाली हो रहा है,
है, राबड़ी देवी का सीट खाली हो रहा है। बिहार में जो मंत्री हैं, हम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, उनका सीट खाली हो रहा है। मंगल पांडे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका सीट खाली हो रहा है। कांग्रेस से ये प्रेमचंद मिश्र का सीट खाली, और इस तरह से कई 11 सीटें जो खाली हो रही हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है असलम जी कि 4 सीटें जेडीयू की थी जो खाली हो रही हैं, बिल्कुल। भाजपा की 3 सीटें खाली हो रही हैं, राजद की 2 और हम और कांग्रेस की एक सीट खाली हो रही है। एक विधायक को जीतने के लिए, एक विधान पार्षद को जीतने के लिए कम से कम 21 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। तो वोटों की संख्या को अगर हम देखें तो जदयू के पास सबसे कम विधायक हैं और उनकी सीटें ज़्यादा खाली हो रही हैं। तो इस चुनाव में मुश्किल जदयू को होने वाली है, क्योंकि जदयू अपने अगर 4 को जिताना चाहेगा तो वो नहीं जिता पाएगा। अगर भाजपा के 3 विधान पार्षदों को जीतना है तो भाजपा के पास सफिशिएंट वोट है, वो अपने विधायकों को जिता लेगा। उसे तो हम के जो संतोष सुमन है उनको भी जिताना होगा। तो एक मुश्किल उनके पास है कि, हालांकि इसमें एक बात है कि संजय झा जो जदयू के नेता, जो एमएलसी जिनकी सीट खाली हो रही है, वो पहले ही राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं, तो वो सीट ऑलरेडी खाली है। तो भाजपा और जदयू के बीच अगर कोई बात बने तो जदयू को 1 सीट कम करना पड़े या 2 कम करना पड़े, ये एक बहुत बड़ी बात है। राबड़ी देवी को चुनाव जीत कर जाना एकदम तय है, चूंकि विधायकों को चुनना है, उनकी संख्या बड़ी है, तो राबड़ी देवी चुनकर जाएंगी ही। हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन को भी माना जा रहा है कि वो चुन कर जाएंगे। हम तो ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप फील्ड में रहते हैं, ये बताइए कि इसमें मुश्किल क्या, हाँ, ये वाम दलों को, चूंकि उनके पास जो कांग्रेस का वोट है वो उसकी संख्या थोड़ी है और राजद का मिला लिया जाए, तो क्या कोई वाम दल का भी विधान पार्षद चुना जा सकता है? आपको लगता है कि कोई इस तरह का भी संजोग बनेगा क्या? बिल्कुल, जैसा कि आपने वरिष्ठ पत्रकार को सुना है, बिल्कुल सही है। जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा के बिहार से 6 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, तो उस समय भी वाम दल की तरफ से चर्चाएं हो रही थी कि क्या महागठबंधन की तरफ से लेफ्ट के भी कोई उम्मीदवार होंगे। जिस तरीके से विधायकों की संख्या है, टोटल उनकी संख्या 16 थे, लेकिन अब एक संख्या घट गया है। जैसा कि माले विधायक मनोज मंजिल की जो सदस्यता चली गई है, तो विधायकों की संख्या घटी है, 15 रह गया है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के टाइम ये लगातार चर्चाएं हो रही थी कि लेफ्ट फ्रंट की तरफ से भी उम्मीदवार होने चाहिए। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा भी था कि उनके समर्थक, तो इस बार निश्चित है कि लेफ्ट से भी एमएलसी के प्रत्याशी होंगे और एक जा सकते हैं, जो संख्या है, आंकड़े हैं। और कांग्रेस के भी, तो जो प्रेमचंद मिश्रा जैसा आपने कहा, तो ये जो खबर है ये कि लेफ्ट से भी इस बार दावेदारी मजबूत है और विधान परिषद में उनकी संख्या एक जा सकती है लेफ्ट से। बिल्कुल। दूसरी एक महत्वपूर्ण, जैसे कि असलम अब्बास ये कह रहे थे कि जीतन राम मांझी ने आज पंचायत स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं की एक का सम्मेलन बुलाया था और उसमें जीतन राम मांझी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि हमने नीतीश कुमार के एहसान का वो मैंने उसको चुकता कर दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने, कार्यकर्ताओं से कहा है कि हमारे 20 विधायक जिता दो तो शराबबंदी को खत्म कर दूंगा। ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है शराबबंदी। अब नीतीश कुमार के साथ उनकी अदावत तो पुरानी है, लेकिन नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर वो आज से नहीं, पहले से कहते रहे कि शराबबंदी अगर उनको मौका मिला तो वो खत्म कर देंगे। तो अगर उनको 20 विधायक मिलेंगे तो देखना होगा कि अगले चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जीतन राम मांझी की पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं कि उनको 20 विधायक मिल जाए। उनके कार्यकर्ता इस उम्मीद में है कि शराबबंदी को वो बंद कर देंगे, इस पर देखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने नीतीश कुमार का एहसान चुका दिया, यह कहकर वो क्या कहना चाहते हैं? आखिर मंशा क्या है? मंशा क्या है? उसके पीछे मंशा क्या है? असल में जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि उनको इस बार लोकसभा की सीटें कुछ ज़्यादा मिल जाएं, या उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, क्या वो राजद के उस पाले में चले जाएं जब राजद ने कहा था कि खेला होगा और जीतन राम मांझी उसके टारगेट थे। हालांकि जीतन राम मांझी ने ये बात कोट करके कहा कि हम चट्टान की तरह नीतीश कुमार के सरकार के पक्ष में खड़े रहे, इसका मैंने एहसान चुका दिया। तो अगर उन्होंने चुका दिया तो उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो कोई बदला लेना चाहते हैं? क्या वो फिर से कोई खेला होने वाला है? इस पर हमारी नज़र रहेगी। असलम अब्बास से हम चाहेंगे कि आप दूसरी खबर जो है हमारी महत्वपूर्ण की देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ये क्या खबर है और इस पर हम लोग बातचीत करें। बिल्कुल, तो ठीक बोल रहे हैं। जैसा कि आपने वरिष्ठ पत्रकार को सुना है, पीएम मोदी महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा से पहले 2 मार्च को
बिहार आने वाले हैं और 3 मार्च को पटना में महारैली है। लेकिन पीएम मोदी जो है बिहार में आने वाले एनडीए सरकार के बाद पहली बार आएंगे, औरंगाबाद में वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो उसका असर कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक राजनीतिक रूप से कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश है। जिस तरीके से मोदी की गारंटी है, मोदी का लहर है, या फिर कहें लोकसभा के आगाज को लेकर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता हुआ क्या नजर आ सकता है, खबर के पीछे क्या असर हो सकता है इसका पीएम मोदी के एक दिन पहले महागठबंधन की रैली से, उसके बारे में हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार की राय कि आखिर 2 मार्च को पीएम मोदी औरंगाबाद से बिहार में राजनीतिक हवा को गर्म करेंगे, तो दूसरी तरफ 3 मार्च को महागठबंधन की तैयारी है, उसकी क्या अगर आखिरी पीछे में क्या असर पड़ सकता है, क्या कुछ हो सकता है? निश्चित रूप से असलम जी, एक तो महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय तेजस्वी यादव इस समय जो यात्रा कर रहे हैं उसमें 2 जगहों पर हमने उनको देखा कि वो मुरेठा बांध कर मैंने वो एक अंदाज बनाना चाहते हैं, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और उनका अंदाज उसी तरह का है। मुरेठा बांध कर कहते हैं कि हमारा साथ दीजिए और इसका लाज रखिए। तो तेजस्वी यादव के सभाओं में जिस तरह से यूथ जुड़ रहे हैं और जिस तरह से बड़ी संख्या आ रही है, तेजस्वी यादव पूरे जोश में हैं और तेजस्वी यादव ये दिखाना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। उन्होंने महारैला होने की बात पटना के गांधी मैदान में कही है, तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि एक दिन बाद ही तेजस्वी यादव अपनी ताकत दिखाएंगे। औरंगाबाद चूँकि भाजपा का गढ़ है, वहाँ से भाजपा के सांसद जीतते रहे हैं, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार में ये दिखाएंगे कि बिहार के लिए वो बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे जैसे कि खबर है। तो उसके आधार पर क्या प्रधानमंत्री बिहार के लिए कोई बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं, क्या बिहार के लिए स्पेशल कोई पैकेज हो सकता है या कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, क्या बिहार को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करेंगे। दूसरी बात है कि यदुवंशियों की बात उन्होंने अपनी मैंने चुनाव पहले बार जो है तो यदुवंशियों की बात वो करते रहे हैं, यदुवंशियों को साधने की। और इस बार तो जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को एक यादव को बनाकर ये संदेश दिया गया, वहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एक यादव को बना के ये संदेश देने की कोशिश है। तो प्रधानमंत्री क्या यदुवंशियों के लिए भी यहाँ भी उस वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए कुछ करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव की बड़ी चुनौती 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में मैंने नरेंद्र मोदी को देंगे। 2 तारीख को मोदी की औरंगाबाद की रैली और 3 तारीख को पटना में तेजस्वी यादव की रैली, दोनों पर हमारी नज़र रहेगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो तेजस्वी के साथ साथ पूरे महागठबंधन नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी और चुनौती है कि कितना कुछ होता है। एक दिन पीएम मोदी का बिहार में दौरा है, क्या कुछ उसका असर पड़ने वाला है रैली से। और आज जो अब मेरा आखिरी प्रमुख खबर था वो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। बिहार में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाएं होती है। आप अमूमन सुनते हैं मरीज ठेला पे हैं, मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिला, गांव में मरीज बगैर इलाज के अपने आखिरी दम तक पहुंच जाते हैं, लगातार चर्चाएं होती हैं। और जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना यानी बिहार के सबसे बेहतरीन अस्पताल आईजीएमएस में मुफ्त इलाज की बात कही है, वो भी बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस घोषणा के बाद इसका क्या असर पड़ने वाला है, आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला है, बिहार सरकार को लेकर तमाम तरह के इसके जो इम्पैक्ट हैं, इसके पीछे की क्या मंशा है सरकार की या फिर भाजपा की, उसके बारे में हम जानेंगे। आखिर क्या वजह हो सकता है? भाजपा की नई सरकार बनी है और भाजपा के जो मिनिस्टर हैं उनको मालूम है कि उनको काम करने का वक्त भी कम मिलेगा। अभी तो तुरंत चुनाव हो जाएगा, लोकसभा के चुनाव, और लोकसभा चुनाव के 6 ही महीने के बाद ये घोषणा हो जाएगी कि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। तो इस सरकार को काम करने का मौका कम मिलेगा। तो ये जो डिप्टी सीएम 2 लोगों को बनाया गया है, ये दोनों लोग जोश में हैं और चाहते हैं कि कुछ करके दिखाएं, कि कम अवधि में ही वो कुछ करें, ऐसा कि उनका नाम हो और लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। तो आईजीआईएमएस एक बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल है बिहार का, और इस अस्पताल में अगर मुफ्त में इलाज हो तो ये एक बहुत बड़ी बात लोगों के लिए रहा। तो पटना में एम्स में जिस तरह से भीड़ है, पटना के पीएमसीएच में जिस तरह से भीड़ है, तो आईजीआईएमएस में हालांकि भीड़ उसी तरह से है। लेकिन एक अच्छी बात है कि डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि मुफ्त में इलाज, हालांकि मुफ्त दवाइयों की बात पिछली सरकार ने ही की थी, अब मुफ्त में इलाज की बात कह के ये एक अच्छी घोषणा हुई है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार कितना जल्दी अमल कर पाती है और लोगों को इसका कितना लाभ मिल पाता है। तो बिल्कुल हम खबरों के पीछे में आपको बता रहे थे किस तरीके से एक एक खबर के बारे में आपको बताया है, उसका असर क्या होना है बिहार में और बिहार के अवाम पर इसका असर क्या पड़ेगा, सरकार पर असर क्या पड़ेगा, विपक्ष पर इसका असर क्या पड़ेगा। तमाम बातों को हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने एक एक करके समझाया है और आपको बताया है।
हमारी नज़र लगातार है बिहार के प्रमुख खबरों पर, उसके पीछे क्या कुछ होने वाला है, आखिर उसके पीछे राजनीतिक दल और सरकार की मंशा क्या होती है, उसके बारे में हम आप तक खबर पहुंचाते हैं, अपडेट पहुंचाते हैं। इसी तरीके के दूसरे खबर के लिए हम आपको कल फिर मिलेंगे। आप तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।